सलाम दोस्तों, प्रोग्राम मिडल ईस्ट मैटर्स के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आइए जायज़ा लेते हैं कि सदर ट्रंप की आज के इंतखाबात में जीत के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल किस तरह तब्दील हो सकती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद सदर ट्रंप का रिएक्शन क्या था। सदर ट्रंप ने यह कहा था कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हम उसके साथ उसी तरह डील करेंगे जिस तरह हमने दाइश के साथ डील किया है। ये मौक़िफ़ हमें नेतन्याहू के यहाँ से मिलता है। नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम हमास को उसी तरह डील कर रहे हैं जिस तरह अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों ने दाइश के साथ डील किया था, यानी मूसल शहर की मुकम्मल तबाही, यानी रक़ा शहर की मुकम्मल तबाही। हमने गज़ा में पिछले 1 साल के दौरान नेतन्याहू को वही कुछ करते देखा है हमास के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और दीगर इत्तेहादी ममालिक ने दाइश के ख़िलाफ़ किया है। ये एक अलग बात है कि दाइश एक यकसर दहशतगर्द तंजीम थी, जबकि हमास के मुतल्लिक बहुत सारे मगरबी ममालिक और ख़ुद यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे इदारों का ये मानना है कि वो एक लिजिटिमेट हुर्रियत पसंद तंजीम है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 7 अक्टूबर 2023 का वाक़या बहुत सारे ममालिक के नज़दीक एक दहशतगर्द वाक़या था। तो यहाँ अब क्या होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद हमास। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुमाली गज़ा में जो पिछले 1 महीने से मुहासरा है और जिसके नतीजे में 4.5 लाख लोगों के बारे में ये अंदेशा है कि वो हलाक हो सकते हैं, भूख से मर सकते हैं और तिब्बी इमदाद ना मिलने के सबब मर सकते हैं। तो ये ख़दशा बहरहाल अब तक़वियत पकड़ रहा है कि नेतन्याहू ने जो जर्नैलों के प्लान के नाम से एक मंसूबा पेश किया था और वो ये था कि गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली कर दिया जाए, और उसके 2 वज़रा इतमार बिन गवीर और स्मोट्रिच जिन्होंने पिछले हफ्ते रीसेटल गज़ा के नाम से कॉन्फ्रेंस करवाई है, उनका ये मुद्दा है, उनकी ये ख्वाहिश है कि गज़ा में दोबारा से इल्लीगल यहूदी बस्तियां आबाद की जाएं। रात एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ है। अभी जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे तो नेतन्याहू ने अपने वज़ीर दिफ़ा को फ़ारिग कर दिया। वज़ीर दिफ़ा जो इससे पहले नेतन्याहू के अपोजिशन लीडर थे और जो मुसलसल इस बात पर शोर मचा रहे थे कि हमें यरगमालियों को भूलना नहीं चाहिए, हमें यरगमालियों को भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है बैसियत तालिब इल्म वो ये कि जब नेतन्याहू को अंदाज़ा हुआ कि ट्रंप सदर बनने जा रहे हैं तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जंगी काबीना में अपने सबसे बड़े मुखालिफ को फ़ारिग कर दिया और अब वज़ीर दिफ़ा की हैसियत में जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे वो अब उनके वज़ीर दिफ़ा आ रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गज़ा की जंग बढ़ेगी। नेतन्याहू यरगमालियों के मुतल्लिक अब कोई मज़ीद फ़िक्र नहीं करेंगे और ट्रंप की आशीर्वाद से शायद जो चीज़ें वो 1 साल या 6 महीने में अचीव करना चाहते थे, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ गज़ा, वो शायद अब वो हफ्तों में अचीव करना चाहेंगे। और जब वो ये अचीव कर लेंगे, यानी जब गज़ा को वो फ़लस्तीनियों से किसी भी तरीके से खाली कर दें, अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि गज़ा के 20-22 लाख फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे, लेकिन जो कुछ गज़ा के साथ किया जा रहा है, शुमाली गज़ा के साथ, यही सब कुछ जनूबी गज़ा के साथ किया जाए, 4.5 लाख लोगों की जानें शुमाली गज़ा में छीन ली जाएं, लाखों लोगों की जानों को जनूबी गज़ा में दाव पर लगा दिया जाए और फिर मगरबी किनारे में यही कहानी दोहराई जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़लस्तीनियों के लिए ट्रंप की सदारत किसी तरीके से भी कोई नेक अमर है या उनके लिए कोई होपफुल सिचुएशन है। ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने 2018 में अमरीकी सफारत खाने को तिल अबीब से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया था और मशरिकी बैतुल मुक़द्दस में जो अमरीकी कौंसलेट फ़लस्तीनी अथॉरिटी और फ़लस्तीनी लोगों के साथ डील करता था उसको बंद किया था। यानी लिजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन ट्रंप के नज़दीक कहीं कोई एंटिटी की हैसियत से मौजूद नहीं है। तो वो फ़लस्तीन को जब मानते ही नहीं है, फ़लस्तीनियों को एक कौम की हैसियत से नहीं मानते और उनकी जो डील ऑफ द सेंचुरी नामी मंसूबा था उसमें फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं था, तो ट्रंप की सदारत फ़लस्तीनियों के लिए एक किस्म की पैगाम अजल ही है और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। और हमें ये भी याद रखना है कि जुलाई में जब ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ था तो ट्रंप ने कहा था कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को वो तमाम टूल्स मुहैया करने चाहिए इसराइल के लिए जिनकी मदद से इसराइल ये जो गज़ा में ऑपरेशन कर रहा है ये चंद दिनों में मुकम्मल कर ले। तो
जो काम बाइडन नहीं कर सके बकौल ट्रंप के, वो ट्रंप सदर बनने के बाद, और अब जबकि वो बहुत मजबूत सदर बनकर आए हैं, वो सब कुछ कर गुजरेंगे जो वो मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के साथ करना चाहते हैं। और मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है अरब ममालिक की, और जिस तरह सिफारती एक खामोशी सी नज़र आती है फ़लस्तीन के मामले पर ताकतवर मगरबी ममालिक में, वाइडर मिडल ईस्ट में, और अमेरिका में ख़ुद, जहाँ तक उनकी कांग्रेस और उनके दीगर सियासतदानों की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती करने का उनके इरादे हैं, उन्हें कोई रोक रुकावट होगी। जहाँ तक ईरान का मामला है, तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ओबामा के 8 साला दौर की मुसलसल सिफारतकारी के नतीजे में साल 2015 में जॉइंट कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान JCPOA जो नाम है उस डील का, ईरान और बाकी मगरबी ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर डील, वो डील ट्रंप ने ख़त्म की थी। ट्रंप ने पहले उसकी मुखालफत की, उसकी मुखालफत पर उकसाने वाले फ़र्द का नाम नेतन्याहू है। जब ट्रंप सदर बने, उन्होंने ना सिर्फ ये कि ईरान के साथ वो मुआहिदा ख़त्म किया, बल्कि आगे बढ़ते हुए बगदाद की सरजमीन पर एक ड्रोन हमले के ज़रिए जो पासदारान इनकलाब गार्ड है उसकी जो अलकुद्स फोर्स है उसके सरबराह कासिम सुलेमानी को हलाक किया। तो ये दो वाक़यात हमें ये ज़ाहिर करते हैं कि ट्रंप ईरान के हवाले से बहुत हॉस्टाइल हैं, और वो बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए, हम ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे और ईरान की हुकूमत का ख़ात्मा कर देंगे। और ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने 2018-19 में आखिरी लम्हे पर, करीब था कि अमरीकी फोर्सेस ईरान पर हमला करती, एट 11th आवर ट्रंप का मूड बदला और उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका को अभी ईरान पर हमला नहीं करना। अगर ट्रंप ईरान के इतने खिलाफ हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि ईरान शायद ट्रंप से डील करने के लिए अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को तब्दील करेगा। वो ये कह चुके हैं कि जब हमें ये ख़तरा महसूस होगा कि ईरानी सालमियत को ख़तरा है, तो हम ये जो एटम फॉर पीस है उस पर मज़ीद कायम नहीं रहेंगे और हम एटमी हथियार की तरफ जाएंगे। और हाल ही में जॉन जे मेरशेमर जो मारूफ माहिर अमूर सियासत है अमेरिका में, वो ये कह चुके हैं कि अब ईरान के पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि वो न्यूक्लियर डिवाइस पे काम करे जिसे बादशाह बम की सूरत में तब्दील किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हारिस की हार के पीछे जहां और बहुत सारे दाखिली वजूहात हैं, वहाँ खारजा सतह पर गज़ा की जंग एक बहुत बड़ी वजह है। और अब चूँकि गज़ा में एक जेनोसाइड हो रहा है, एक नस्ल कशी हो रही है, और उसकी तस्वीरें और उसकी वीडियोस खुद इसराइली फ़ौजी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, फ़लस्तीनी टिकटॉकर्स भी उसके बारे में वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं, अल जज़ीरा भी मुसलसल कवरेज कर रहा है। तो जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो वेल डॉक्यूमेंट है, और हम उसे सुबह शाम अपने टीवी चैनल पर, CNN के ऊपर, BBC के ऊपर, अल जज़ीरा के ऊपर इंसानों का कत्लेआम होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं और हम उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो बाकी इंसान जिनका सियासत और खून के साथ कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, वो क्यों नहीं मुतासिर हो रहे होंगे। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, नौजवान अमरीकी वोटर्स, ख़ास तौर पर वो जो यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म हैं और जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में बाइडन की गज़ा पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किए रखा है, और इस एहतजाज के नतीजे में 21,000 स्टूडेंट्स गिरफ़्तार हुए हैं। तो अमेरिका में गज़ा के मामले पर डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडन की पॉलिसियाँ बड़ी हद तक, जिसे कहते हैं ना, काबिल मज़म्मत थी और लोग उसके ख़िलाफ़ थे। आज अल जज़ीरा पर मैं सुन रहा था कि वहाँ जो उनके नुमाइंदे हैं वो ये बता रहे हैं, और वोटर्स ये बता रहे हैं, ख़ास तौर पर अरब मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने डेमोक्रेटिक पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया है, या हम जो पुराने डेमोक्रेट्स थे हमने वोट दिया ही नहीं। उसकी एक ही वजह है कि हम गज़ा के मामले पर अपने गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं।